आप देख रहे हैं मुद्दों पर सीधी बात और मैं हूं कुणाल कपूर। शहर में जिस तरीके से राजनीतिक तर्क नज़र आ रहे हैं, चुनाव पास आ रहा है, काफ़ी जो है गतिविधियां भी अब जो है नज़र आने लगी है। ऐसे में यदि बात करें तो भाजपा की, तो आजकल भाजपा की यदि बात करें तो काफ़ी चर्चे में रहने वाली जो है पार्टी है और शहर में भी जो है काफ़ी दबदबा रखती है। लेकिन चुनाव में किस तरीके की जो है रणनीति रहेगी, किस तरीके का जो है बदलाव देखने को मिलेगा, सत्ता में बदलाव या पार्टी में सदस्यों का बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा से जमनू पुरुषवानी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और अन्य मुद्दों पे भी हम बातें करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि आखिरकार क्यों ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जो है उल्लासनगर शहर में उभरती हुई नजर आएगी। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहला जो सवाल है वो ये रहेगा कि जिस तरीके से जब आप जिला अध्यक्ष के पद पे आए हैं, आपने जो है अपनी गतिविधियां पार्टी में जो है सदस्यों के साथ काफ़ी जो है रखी, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चा ये की जाती है कि जमनू पुरुषवानी जो है भाजपा जिला अध्यक्ष हैं उल्लासनगर के, लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी पार्टी पे चलती नहीं, सदस्यों से चलती नहीं, उनके जो है बातचीत कोई सुनता नहीं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर किसी एक व्यक्ति का अगर अध्यक्ष बन जाए तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, ऐसा नहीं चलता है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कमेटी डिसाइड, प्रेसिडेंट प्रेसाइड, यानी कि जो कमेटी निर्णय करती है अध्यक्ष उसी को फॉलो करता है और वह निर्णय वरिष्ठों के पास जाता है और वरिष्ठ करते हैं। किसी एक व्यक्ति का सिर्फ निर्णय हमारे पक्ष में कभी नहीं चलता है, चाहे वो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे महाराष्ट्र में हमारे फडणवीस साहब हों। निर्णय वरिष्ठों के हाथ में रहता है। शहर लेवल की कमेटी जो डिसाइड करती है उसी को प्रेसिडेंट प्रेसाइड करता है। दूसरी बात ये कि आप जो है हमेशा काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चे पर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा ये रहता है जब आप जिला अध्यक्ष के पद में भी आए तो जो चुनाव के समय में फेरबदल देखने को मिला, अंत तक ये लग रहा था कि भाजपा की फिर से सत्ता आएगी जिस तरीके से पहले भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि बंडखोरी जिसे आप कहते हैं, उसको विप का उल्लंघन जो कि आप कहते हैं, उसको लेकर आप लगातार जो है बयान देते आ रहे हैं कि 9 सदस्यों को जो है उनके नगर सेवक पद से रद्द किया जाएगा। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किस तरीके से करेगी कि अपने ही पार्टी के सदस्यों, क्योंकि वो अन्य पार्टियों से आपके साथ समावेश में हुए थे, तो उन्हें ही गिरा देगी। तो फिर आने वाले समय में किस तरीके से आंकड़े देखती है कि जो है मैजिकल आंकड़े जो कि सत्ता बनाने के लिए काम आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि ये 9 सदस्य अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नज़र आया जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की नीति रहती है कि दूसरी पार्टियों के सदस्यों को अपने साथ समावेश कर ले। अगर ऐसी गतिविधियाँ पहले बाद में भी अगर आएगी चुनाव में तो उसे किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, चुनाव का समय था, कई लोगों ने पार्टी में पक्ष में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पे चलने वाली पार्टी है। शुरू से ही लेकर हमारे पक्ष के अंदर हमारी विचारधारा जो है उसके अंदर चलना पड़ता है, वरिष्ठों का आदर सत्कार करना पड़ता है और पार्टी के निर्णयों को मानना पड़ता है। पार्टी में कुछ लोग आए और आकर के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत जाएं और पार्टी के आदेशों का पालन न करें, व्हिप का उल्लंघन करें, तो यह तो नियम ही है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए व्हिप का उल्लंघन करने वालों के ऊपर, जो भी पार्टी के साथ दगाबाजी करेंगे, बंडखोरी करेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज हम कुछ लोगों को छोड़ देते हैं तो आने वाले भविष्य में पार्टी कोई रह ही नहीं जाएगी। कोई भी अपनी मन मस्ती चलाएगा, कोई भी कहेगा कि आज मुझे ये पद दो, नहीं देंगे तो मैं विरोध में वोट करूँगा। तो पार्टी का निर्णय यही है कि पार्टी के साथ जिन्होंने भी गद्दारी की है, जो भी बंडखोर हुए हैं, जिन्होंने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने माननीय हाईकोर्ट में भी अपील की थी कि कोकण आयुक्त के पास हमारा केस बहुत डिले हो रहा है और 30 नवंबर का डेट हमें मिला है। अब केस बहुत स्पीड में चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि 30 नवंबर तक 9 के 9 नगर सेवक जो हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, उनको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। रही बात आगे आने वाले भविष्य में जीत के आने की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और इस वक्त जो हमारी आरपीआई के साथ युति है, मुझे 45 प्लस का आंकड़ा नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर आरपीआई के साथ मिल करके 45 प्लस नगर सेवक चुन के लाएगी और सत्ता में ही रहेगी।
जिस तरीके से आपने कहा कि आरपीआई आपके साथ है, एक अजीब चीज़ जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में देखने को मिलती है। जनता शायद इससे अचूकी है, जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन उप महापौर जो है वो विरोधी पक्ष के साथ रहकर काम करते हैं। उप महापौर है वो सत्ता दल के साथ, लेकिन वो भाजपा के साथ हमेशा जो है साथ में रहते हैं और कहते हैं कि विकास के कार्य नहीं हो रहे। वहीं पर एक बात और विचार करने वाली ये है कि विरोधी पक्ष होने के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी जो है भाजपा के पास है। तो ये जो चीज़ें जो होते हैं, मेल जो किया जाता है, ये जनता से अछूका रह जाता है और जो विकास है वो शहर में नहीं होता। इसके पहले भी जब आप सत्ता में थे शिवसेना के साथ, विकास नहीं हुआ। इस वक्त भी आप विरोधी पक्ष में हैं, स्टैंडिंग आपके पास है, आपके साथ उप महापौर बैठ के जो है लगातार विरोध करते हैं, फिर भी विकास नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि आपने कहा कि 35+ जो है सीटें आएगी, 45+ जो है सीटें आएगी, किस दम पे कहते हैं कि जो है जनता इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगी? देखिए, आज महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता है। उल्लासनगर में महापौर उनका है। आज कार्य विकास के जो करने हैं उन्हें करने हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब जब थे तो उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड उल्लासनगर को दिए थे। जब वो फंड हमें आए, उसकी एस्टिमेटें बनना शुरू हुई तो सत्ता का परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई। तुरंत उद्धव ठाकरे सरकार जी ने वो कार्य सब रोक दिए। न सिर्फ उल्लासनगर के, भाई महाराष्ट्र के कई ऐसे काम, करोड़ों रुपए के, हज़ारों करोड़ रुपए के कामों को स्थगन दिया गया सिर्फ इस बात को पकड़ करके कि ये माननीय फडणवीस साहब के कार्यकाल में पास हुए हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि शहर के विकास तो होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने रोक दिया। कई समय तक रोक के अब कुछ समय से 2-3 महीनों से फिर उन्हीं कामों को पास करना शुरू किया और बताया कि हमने काम किए हैं। अब इतना लेट अगर वो काम आए हैं तो उनकी एस्टिमेटें बनेंगी, वर्क ऑर्डर मिलेंगे जब तक 2022 के चुनाव हो जाएंगे। मुझे यह लग रहा है कि जो जनता ने मतदान दिया था फडणवीस साहब के पक्ष में, अगर वही मुख्यमंत्री बनते तो इस शहर का बहुत सारा विकास होता, और यह विकास उसी के वजह से रुका है। और उल्लासनगर में भी वैसे ही हुआ। 9 लोगों ने बंडखोरी की, कमल के चुनाव चुन के आए। अगर हमारी महापौर होती या हमारा महापौर होता तो ज़रूर यह जो स्थायी समिति है, उप महापौर है, महापौर, तीनों एक ही पक्ष के होते और मिल कर के विकास होता। लेकिन आज महाराष्ट्र में सत्ता हमारी नहीं है और यहाँ पर महापौर भी नहीं है, इसके लिए विकास की गति धीमी हो गई है। शहर में जनता की काफ़ी दिक्कतें हैं। सड़कों की तो हालत आप जानते ही हैं। करोड़ों रुपए का अभी जो है फंड भी पास किया गया। जिस तरीके से काम किया गया वो भी देख ही लीजिए कि थोड़े दिनों में फिर से जो है बद से बदतर हो जाएगा। लाइट के बिलों को लेकर जो है आप लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए थे, लेकिन राहत जो है कहीं पे भी नज़र नहीं आई। ना तो राज्य सरकार ने सत्ता में रहने के बाद दी और विरोधी पक्ष में आप रहने के बाद आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, लोगों को राहत नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये है बात है कि कोई भी सत्ता में आ जाए, कोई भी कुर्सी पे आ जाए, उनकी समस्या जो है कोई हल नहीं कर पाएगा। लाइट के विषय को लेकर जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है ये आज के समय में, क्योंकि लोगों के घर में जो है दादागिरी करके लाइटें काटी जा रही है। तो इस पर क्यों खामोश है भारतीय जनता पार्टी और क्यों उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं है। न सिर्फ उल्लासनगर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हमने लाइट के खिलाफ, बिल वसूल करने के खिलाफ, लोगों की लाइट काटने के खिलाफ 3 बार हमने आंदोलन किए हैं। हमने ताला ठोको आंदोलन भी किया था, लाइट ऑफिस के बाहर ताले लगाने की भी हमने कोशिश की। कई आंदोलन हमने किए हैं और हमारे ऊपर कोरोना काल में FIR भी दाखिल हुई है कि ऐसे आंदोलन आप क्यों कर रहे हो। हमने कई बार बोला कि कोरोना के समय में जो बाज़ारें बंद थी, लोगों के दुकान बंद थे, फिर भी उनको दबा करके बिल बढ़ा करके भेजे गए हैं, उनको माफ़ किया जाए या उनसे किस्तों में पैसे लिए जाएं। कुछ लोगों से तो किस्तों में पैसे लेना शुरू किया। लेकिन आज भी अगर देखेंगे, एक छोटा 2 घंटे का बारिश जो आया अचानक, तो 24 घंटे लाइट बंद। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार साबित हुई है। आपने पुराने 5 वर्ष फडणवीस साहब के देखिए, कभी आपको 24 घंटे लाइट कहीं पर भी बंद नज़र नहीं आई होगी। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में तो और भी अंधकार में लोगों को रहना पड़ेगा। जो समस्या नज़र आ रही है कि 2-2 दिन तक लाइट के काम नहीं होते हैं, जो आधे घंटे और 1 घंटे में होने चाहिए। अभी 3 दिन पहले भी 24 घंटा उल्लासनगर में कुछ इलाकों में लाइट बंद थी। तो ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसने जनता ने जिसे चुन के नहीं दिया है, जो आपसी साठ-गांठ करके लोगों के मतों के विरुद्ध में सरकार बनी है, वह निकम्मी सरकार है। उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
लोगों के बीच में शहर में अवैध व्यापार, अवैध निर्माणों को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। इसमें सभी जो है शहर के कई लोगों का नाम आता है। नाम लेना जो है सही बात नहीं, लेकिन उन जो है लिस्टों में कहीं ना कहीं आपके भी लेकर चर्चा की जाती है कि अवैध निर्माणों में कहीं ना कहीं सहमति होती है। शहर में पहले ही धोखादायक इमारतों की हालातें हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, अवैध निर्माण कार्य शहर में हो रहे हैं, शहर के नेता भी अब जो है उसमें समावेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब भविष्य में जाने जाएगी कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो आरोप आप पे भी लगते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों में नज़र आते हैं, तो उसके लिए क्या स्पष्टता है? देखिए, जब से यह महानगर पालिका बनी है 1997, तब से लेकर के जो अवैध निर्माण पहले होते थे वैसे अवैध निर्माण यहाँ नहीं है। मेरा तो ये कहना होगा कि छोटे मोटे गरीब लोगों के घर बन रहे हैं, टीयर गेडर कोई बना रहा है या घर रिपेयर कर रहा है, यही बन रहे हैं। लेकिन जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है वो प्लान पास करके बन रही है। थोड़ी बहुत वायलेशन होगी, वायलेशन निकालनी चाहिए, अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन जो आज बिल्डिंगें गिर रही हैं, जितनी भी बिल्डिंगें गिर रही हैं जिनका ऑडिट स्ट्रक्चरल किया जा रहा है, जो डेंजरस बिल्डिंग हैं वो कब की हैं? देखिए आप, उस वक्त नगराध्यक्ष कौन था, किसने उन बिल्डिंगों को बढ़ावा दिया? जितनी भी ग्राउंड प्लस 7 की बिल्डिंगें बनी हैं वो सब 92 से 96 तक बनी हैं। और इतना भूचाल मचा था कि लोगों ने 1 साल के अंदर 7 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसमें रेती गंदी वापरी, मटेरियल गंदा वापरा, टोटली इलीगल स्ट्रक्चर बना। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर इलीगल बना कि लोगों ने न क्यूरिंग किया न ध्यान दिया। और आज वो लोग जो दिक्कत में हैं वो किसकी वजह से दिक्कत में हैं यह खुद लोग समझ रहे हैं। इतना बड़ा अवैध निर्माण जो हुआ है वो 92 से 97 के पहले हुआ है। महानगर पालिका बनने के बाद तो गरीब लोगों के घर बने हैं, जिन लोगों को, यह 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, यहाँ की पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा हुई है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है, एक घर में जो 4 लोग रह रहे थे वो 8 लोग 10 लोग हुए हैं, तो उन्होंने अपने घर को थोड़ा बहुत बढ़ाया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि लोगों को सब जानकारी है, लोग सब जानते हैं कि 92 से 97 तक किसने अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया, किसके कार्यकाल में ये बने और कितने घटिया काम हुए, जिसको इतनी स्पीड में बनाया गया कि 6 महीने 8 महीने 1 साल में एक बिल्डिंग पूरी, वही सब बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो उन लोगों को ही विचार करना चाहिए कि हम लोगों की जान पर खेल करके किस प्रकार के पैसे कमा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को विचार करना चाहिए। आपने जिस तरीके से कहा कि जिस कार्यकाल में जो है ये अवैध निर्माण बने हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ही नाम से जो है आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। विधायक कुमार एलानी जी उनके साथ जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पप्पू कालानी के शहर में आने के बाद क्या आपको लगता है कि शहर में फेरबदल नज़र आएगा चुनाव के समय में? क्या पार्टियों में जो कार्यकर्ता हैं वो इधर जाएंगे, या फिर जो आंकड़े आपने बताया 40+ के ऊपर के, क्या वो लगता है कि चुनाव में वो मिलेगा आपको? देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, फरवरी मार्च में आपको रिज़ल्ट आ जाएगी। 45+ भारतीय जनता पार्टी आरपीआई की सीटें आएगी। अब रही बात हमारे पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी, कुमार एलानी जी के साथ देखिए आमदार कुमार एलानी जी आमदार हैं। जब एक व्यक्ति पद पर बैठता है तो आमदार किसी पक्ष का नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, वो शिवसेना का नहीं होता है, वो समस्त नागरिकों का आमदार होता है। 141 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक का प्रॉब्लम दूर करना, उनसे मुलाकात करना, अगर वो फ़ोन करके आते हैं तो उनसे मिलना उसका कर्तव्य है, और उन्होंने उसी का पालन किया। पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी ने उनको फ़ोन किया था और आपस में मिल करके बैठे किसी विषय पर, तो कुमार एलानी जी ने उनसे मुलाकात की। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि कुमार एलानी जी ने जो कहा कि अगर पप्पू कालानी भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसका स्वागत है, इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। यह पार्टी के संगठन की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने यह बात कही है, ये मैं नहीं मानता हूं। ये उनकी पर्सनल राय है कुमार एलानी जी की, इससे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। जब पंचम कालानी भारतीय जनता पार्टी में आई तब हमने उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, उनको हमने महापौर भी बनाया। लेकिन जब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पार्टी के साथ बंडखोरी की, पार्टी के महापौर को गिराया, तो हमने उनके ऊपर व्हिप का उल्लंघन करने का केस दाखिल किया है। और अब भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी कालानी परिवार को भारतीय जनता पार्टी में लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का भी यह आदेश है। हमारे आदरणीय फडणवीस साहब, हमारे दादा चंद्रकांत दादा पाटिल और हमारे रविंद्र चौहान जी सब इस बात से अत्यंत ही दुखी हैं कि पार्टी में आकर के उन्होंने जो कार्य किया है वो ठीक नहीं है। इसके लिए
कभी भी कालानी परिवार के किसी भी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी का न तो टिकट दिया जाएगा। वैसे भी पप्पू कालानी जी तो उम्मीदवारी ले नहीं सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ओमी कालानी जी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ पंचम कालानी थी जो भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उनके ऊपर भी बंडखोर होने का एक आरोप लगा हुआ है और वहाँ पर जो कोकण आयुक्त में उनके ऊपर हमारी पिटीशन दाखिल है। इसके लिए किसी भी कालानी परिवार के सदस्य का पार्टी में लेना या पार्टी में शामिल करना बहुत दूर की बात है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जमनू पुरुषवानी जी, जिन्होंने जो है काफ़ी मुद्दों पे खुलासा किया। उनका स्पष्ट ये कहना है जिस तरीके से चर्चाएं चल रही कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं फेरबदल होगा। आमदार कुमार एलानी जी ने जो है न्योता दिया था, अगर आना चाहते हैं कालानी परिवार के सदस्य तो उनका भाजपा में स्वागत है। तो इनका जो है कड़े तौर पर इस बात को लेकर खंडन है कि किसी भी तरीके से जो है कालानी परिवार के सदस्यों के साथ या फिर कालानी परिवार के साथ आगे की राजनीति में कोई मेलजोल देखने को नहीं मिलेगा।